बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में अभी और गिरेगा पारा, कड़ाके के ठंड के बीच शीतलहर का अलर्ट जारी, अब कोहरा भी बढ़ेगा। महिला विकास मंच के समारोह में खान सर, चिराग पासवान और पप्पू यादव समेत कई दिग्गज हुए शामिल। छात्रों के साथ अश्लील हरकत करने का मामला, आरोपित शिक्षक और प्रधानाध्यापिका निलंबित। बिहार के कॉलेजों में होगी अब 1 घंटे की क्लास, टीचर्स को 5 घंटे की एकेडमिक एक्टिविटी का टास्क। नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रचने के दावे पर ललन सिंह ने मीडिया की संस्थानों को कानूनी दिया नोटिस। बिहार में कितनी लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोकेगी कांग्रेस, इस काम के बाद तय कर लेगी पार्टी। 10 से 12 लोकसभा लड़ने की तैयारी में जीतन राम मांझी की पार्टी। एनडीए में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कितनी सीटें देगी बीजेपी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता 2025 में बनेगा बिहार का सीएम, लोकसभा में 40 सीटें जीतेगी एनडीए, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। ड्राई फ्रूट बनकर के देश का जायका बढ़ाएगी बिहार की शाही लीची, पेटेंट की तैयारी, चीन और थाईलैंड को टक्कर। पीएम मोदी 13 जनवरी को आ रहे हैं बिहार, देंगे विकास की नई सौगात, लोकसभा चुनाव का करेंगे सियासी आगाज। पाकिस्तान जैसे अलग देश की मांग करने वाले बिहार के प्रोफेसर का इस्तीफा, सोशल मीडिया पर किया था विवादित पोस्ट। बिहार में चल रही थी नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री, बोतल की पैकिंग ऐसी कि नहीं पकड़ पाते थे लोग। स्मृति ईरानी आ रही है पटना, लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा नेताओं को देगी खास नसीहत। बकरी पालन ने बदली ग्रामीण महिलाओं की किस्मत, महीने में हो रही है जबरदस्त कमाई, दूध की भी है जमकर की डिमांड। सिर पर कफन बांधकर निकला हूं बिहार को, मधुबनी में चिराग पासवान का हल्ला बोल, नीतीश सरकार को दी खुली चुनौती। मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 से वंचित छात्रों की विशेष परीक्षा अप्रैल में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया कार्यक्रम। क्या हुआ कि बद्रुद्दीन अजमल, असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव पर भड़क गए गिरिराज सिंह। बिहार में ट्रैक्टर रैली करेंगे राकेश टिकैत, इस दिन होगा जुटान, कई राज्यों के किसान नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला, मुखिया समेत इनकी बढ़ेगी सैलरी, बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार का फैसला। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि अमिताभ बच्चन के चर्चित रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कनेक्शन जुड़ गया है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कनेक्शन को जोड़ा है। खड़गे के बयान से यह साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को अभी संयोजक नहीं बनाया जाएगा। जहां सभी दलों के साथ बैठक होगी उसमें तय होगा कि यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किस नेता को दी जाए। जब पिछले कई दिनों से पूरे मीडिया में यह कयास जोर शोर से लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक आज बने तो फिर कल बने, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन तमाम अटकलों और फिर कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी इस पर कुछ भी तय नहीं हुआ है। जब उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बैठक होगी और फिर उसमें यह तय किया जाएगा कि कौन क्या बनेगा। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो प्रश्न आपने पूछा है वह कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है। जब हमारी बैठक होगी तो फिर उसमें सुनिश्चित हो जाएगा कि किस ढंग से कौन सा पद किसको देना है। अब ये 10 से 15 दिनों की बात है।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, हड़ताल अवधि में चयन मुक्त की गई यानी कि नौकरी से निकाली गई 10,203 सेविका एवं 8,016 सहायिका वापस नौकरी में होंगी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि करने का सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। जब बिहार में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के शिष्टमंडल ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि मैं आंगनबाड़ी सेविकाओं में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जा रही है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आप सबने जो मांग की है उसके आधार पर आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। दोस्तों, बिहार में लोगों को ठंड ने परेशान कर दिया है। ऐसे में बारिश हो जाने के बाद कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जब मौसम विभाग का कहना है कि कुहासे और फिर ठंड से फिलहाल राहत मिलने का कोई भी अनुमान नहीं है, जबकि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह से ही राज्य के दक्षिण, उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भागों में घना कोहरा, जबकि बचे हुए भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया हुआ है। जब रविवार को शीत दिवस या फिर शीतलहर चलने की आशंका है, जब सोमवार से रात के तापमान में और गिरावट आएगी, जबकि दिन का पारा चढ़ेगा। बर्फीली पछुआ हवा के आगे लोग ठिठुरे एवं दुबके रहे। यह दिन के पारे में उछाल के बावजूद शनिवार की ठंड अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस ने बीते एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और भागलपुर जिला 10 साल बाद इस दिन सबसे ठंड रहा। जब बिहार में पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, मोतिहारी, सबौर, किशनगंज एवं फारबिसगंज में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम होने के कारण सबसे ज़्यादा सर्दी दिवस यानी कि कोल्ड डे रहा। वहीं पर पटना, गया, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण जिले में मध्यम स्तर का कोहरा देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार एक और पश्चिमी विक्षोभ 8 जनवरी यानी कि आज से 8 जनवरी 2024 यानी कि आज से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप यानी कि इसका परिणाम यह होगा कि बिहार के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और फिर बारिश होने की प्रबल संभावना होगी। दोस्तों, 10वें स्थापना वर्ष में महिला विकास मंच द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन पटना के एक निजी होटल में किया गया, जिसमें कई वीवीआईपी के साथ ही 9 राज्यों से लगभग 2000 महिलाएं एवं अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि महिला विकास मंच द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में पिछले कई सालों से काम किया जा रहा है। जब मंच का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रताड़ित और फिर शोषित महिलाओं को कानूनी न्याय दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जब मंच का बढ़ता दायरा धीरे धीरे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लाभकारी साबित हो रहा है। जब कई बार पुलिस प्रशासन ने भी मंच के कार्यों की सराहना की है। जब उन्होंने कहा है कि सरकार की सहायता के बगैर चलने वाले इस मंच का विस्तार लगातार हो रहा है। जब पटना के एक होटल में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और शिक्षक खान सर, बसपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, मेयर सीता साहू, जाप प्रमुख पप्पू यादव, महिला विकास मंच की संरक्षक वीना मानवी मौजूद रहे। महिला विकास मंच संगठन के पदाधिकारियों में कई फेरबदल भी किया गया है। वहीं पर डॉक्टर तारा श्वेता आर्या को राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीमा जायसवाल को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अपने संबोधन में खान सर ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने भी उसका दूध पिया उसने पूरी दुनिया में दहाड़ा है। जब गधे की दौड़ में फर्स्ट आ भी गए तो फिर गधा ही कहलाओगे। उन्होंने ये भी बोलकर के समाज में महिलाओं पर व्यंग करने वालों पर जोरदार चोट किया है। जब खान सर ने आगे कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़े। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव शेयर करते हुए बताया है कि मेरी माँ की सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने अब किसी रिश्तेदारों को बताया नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। चुपचाप मुझे पढ़ाया और फिर जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। वहीं पर खान सर ने एक शेर बोलते हुए कहा कि मेरी जेब में थोड़ी सी सुराख क्या हुए, सिक्के से ज़्यादा रिश्तेदार गिर गए। दोस्तों, बंगाल में ईडी की टीम पर हुए जानलेवा हमले पर सियासत जोरों पर है। जब सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में आरजेडी, सीबीआई और फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जैसी एजेंसियों पर हमला करवाएगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सुशील कुमार मोदी पर पलटवार करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर क्रिया पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने बीजेपी पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बदनाम करने का आरोप लगाया है। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी लालू फैमिली के कई सदस्यों के खिलाफ एक्शन में है।
सुशील कुमार मोदी को जवाब देते हुए राजद नेता ने कहा है कि बंगाल में इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट की टीम पर जो हमला हुआ उसका हम समर्थन नहीं करते। आरजेडी हिंसक घटनाओं को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जब बर्दाश्त करने की सीमा टूट जाएगी तब अति हो जाता है तो फिर उस समय क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। राजद नेता ने बंगाल की घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट से साफ हो गया है कि बंगाल में जो हुआ वह भाजपा की साजिश है और बिहार में भी उनकी पार्टी इसी तरह का प्लान कर रही है। जब वे लोग हिंसक कार्रवाई करवा करके हमारी पार्टी और फिर नेता लालू प्रसाद यादव पर दोष मरवाना चाहते हैं, उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि लालू जी ने सब दिन जांच एजेंसी का सहयोग किया है, लेकिन भाजपा हमेशा गलत आरोप लगाती रही है। दोस्तों, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू काफी नाराज बताई जा रही है। जेडीयू की तरफ से ये बताई जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। लेकिन इसमें हो रही देरी से सबको नुकसान हो रहा है। जेडीयू का कहना है कि यदि हम जल्दी से भी चीज़ों को पूरा कर लेते हैं और फिर भाजपा को रोकने में सफल हो पाते हैं तो फिर इसका सबसे ज़्यादा लाभ कांग्रेस को होगा। इसलिए इस मसले को जल्द से जल्द निपटा लेना होगा। दरअसल बिहार के भवन निर्माण मंत्री सह जेडीयू के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी रांची में मौजूद थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में 4 राज्य में चुनाव हुए। यदि इन राज्य में इंडिया गठबंधन के नेता सहयोगी के रूप में प्रचार प्रसार करते तो फिर इसका व्यापक असर देखने को मिलता और भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो रिजल्ट आया आप लोगों के सामने है। इसके आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया को रोकने में सफल होता है तो फिर इसका सबसे अधिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इसीलिए सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस को थोड़ा सा समझौता तो करना ही होगा। जब वहीं झारखंड में जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद पार्टी इस पर आकलन करने के बाद में लगी है और फिर इस बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति का चाणक्य नीतीश कुमार को माना जाता है। जहाँ नीतीश कुमार राजनीति में मंजे हुए खिलाड़ी है, चाहे गठबंधन में वे एनडीए में रहे या फिर लालू के साथ गठबंधन करके सरकार बनावे, नीतीश ने हमेशा नेतृत्व किया है। जेडीयू के अस्तित्व में आने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में पार्टी को मजबूत करना शुरू किया। बिहार की जनता बदलाव चाहती थी और 2005 के चुनाव में उन्हें नीतीश में उम्मीदें दिखी। जब जेडीयू के पक्ष में बम्पर वोट पड़े और फिर पार्टी की जीत हुई। जहाँ इस तरह से नीतीश कुमार दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। जहाँ और फिर उनकी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। जहाँ इसके बाद फिर से चुनाव हुए तो फिर वे 26 नवंबर 2010 को फिर मुख्यमंत्री बने। जहाँ इस तरह नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए 8 बार शपथ लिया है और 18 साल से सीएम की गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो फिर इसके पीछे राजनीतिक जानकारों के अनुसार नीतीश कुमार के राजनीति का अनोखा अंदाज है। नीतीश कुमार चाहे एनडीए के साथ हो या फिर इंडिया गठबंधन के साथ या फिर राजद के साथ, करते हुए अपने मन की ही है। जहाँ सियासी शतरंज के बिसात पर उनका कोई भी मोहरा शायद ही कभी पिटता हो। या कहते हैं कि नीतीश के बाएं हाथ के काम के बारे में जाए तो फिर पता नहीं होता है, या इनके साथ रहने वाले तक को काम हो जाने के बाद ही पता चलता है। नीतीश कुमार सटीक समय पर अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। जब साल 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ करके महागठबंधन के साथ जाने का फैसला लिया तो फिर इसकी भी भनक किसी को नहीं लगी। नीतीश कुमार ने 2017 में जब महागठबंधन छोड़ा था तो फिर यही कहा था कि आरजेडी का दबाव ज़्यादा था। ठीक उसी अंदाज में एनडीए छोड़ते वक्त उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया था कि संख्या बल में कमज़ोर रहने के बावजूद नीतीश कुमार हमेशा अपने सहयोगी दलों पर हावी रहते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने की भी खबरें मीडिया में सामने आई थी, जैसे कांग्रेस और फिर इंडिया गठबंधन के दल परेशान है। जब नीतीश कुमार की एनडीए में जाने की खबरों से हरकंप मचा हुआ है और फिर बिहार में आनन फानन में लालू प्रसाद यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को मनाने में अपना जोर लगा दिया है। दोस्तों, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2019 में हर घर नल जल योजना की शुरुआत की थी। जहां इस योजना ने पिछले 5 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर ही बदल करके रख दी है। यह इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा है, जो पहले से काफ़ी बेहतर होने लगी है। वर्तमान में देश के कई जिले ऐसे हैं जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना 100% सफल हो चुकी है, यानी कि वहाँ के हर घर में
नल के माध्यम से पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। इन्हीं में से एक बिहार भी है। जो अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 38 में से 14 जिलों के 99% घरों में इस योजना के तहत पीने का साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। छोटी आबादी वाले जिलों में जहां अरवल प्रथम पर है, तो वहीं पर बड़ी आबादी वाले जिलों में गया इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। इन्हीं में एक बिहार के गया जिला का उचला गांव है। जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर रोशनगंज पंचायत स्थित इस गांव के लगभग हर घर में नल जल योजना के तहत लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया है कि बिहार में लोकसभा की सीटों पर पार्टी को सम्मानजनक हिस्सा नहीं होने मिलने की स्थिति में न केवल कांग्रेस बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पूरे महागठबंधन पर असर पड़ेगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह बयान तब दिया जब उनसे मीडिया के एक वर्ग में चल रही अटकलों के बारे में पूछा गया कि पार्टी को आगामी आम चुनाव में 40 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को महज 4 सीटों की पेशकश की जाने वाली है। दोस्तों, नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रचने के दावे पर ललन सिंह ने मीडिया संस्थानों को कानूनी नोटिस भेजा है। आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन पर बिहार में नीतीश कुमार सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाने संबंधित खबरें चलाने के लिए शनिवार को कई शीर्ष मीडिया संस्थानों को कानूनी नोटिस भेजा है। ललन सिंह ने हाल ही में यह दावा करते हुए पार्टी का शीर्ष पद छोड़ दिया था कि वे लोकसभा चुनाव से पहले अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर को अधिक समय देना चाहते हैं। उन्होंने कानूनी नोटिस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। जब मीडिया में आई खबरों में 20 दिसंबर को पटना में बिहार के एक मंत्री के आवास पर हुई बैठक का जिक्र किया था। खबरों में आरोप लगाया गया था कि ललन सिंह जेडीयू के 1 दर्जन विधायकों को बुला करके नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करने के लिए कहा था। खबरों में दावा किया गया था कि जेडीयू के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार को साजिश का पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने ललन सिंह पर भरोसा खो दिया था, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के बहुत करीब हो गए थे। खबरों के अनुसार इसीलिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने का फैसला किया। ललन सिंह ने एक्स पर लिखा है कि इन मीडिया संस्थानों द्वारा चलाई जा रही खबरें मनगढ़ंत थी और उनका उद्देश्य मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। जब मैंने उनसे माफी मांगने को कहा और ऐसा नहीं करने पर मैं 15 दिनों में मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि मेरे अनुरोध पर ही माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने की अनुमति दी और स्वयं पद संभालने के लिए सहमत हुए। ये उस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है जिसका मैं संस्थापक सदस्य हूं, लेकिन मीडिया के एक वर्ग ने मुझे पार्टी में खलनायक के रूप में चित्रित करने की कोशिश की। दोस्तों, कांग्रेस बिहार में कितने लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोकेगी? मामला धीरे धीरे अब सामने आता जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी बिहार में लोकसभा की सीटों को चिन्हित करने का काम अगले सप्ताह शुरू करने जा रही है। यह प्रदेश कांग्रेस की ओर से आला कमान को लोकसभा की दावेदारी को लेकर की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। सीटों के बंटवारे से पहले AICCC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा सीटों और फिर प्रत्याशियों को चिन्हित करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। यह कमेटी पहले कांग्रेस की संभावित लोकसभा क्षेत्रों की स्क्रीनिंग करके रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेगी। यह काम 14 जनवरी के पहले पूरा कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। यह स्क्रीनिंग कमेटी का गठन क्लस्टर वाइज किया गया है। इसका चेयरमैन पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राणा KP सिंह को बनाया गया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और एनडीए में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है, मगर बीजेपी नीत गठबंधन में शामिल दलों ने स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली है। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार में 10 से 12 लोकसभा सीटों पर अपना दावा पेश कर दिया है। जी हाँ, दावा ठोक दिया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने शनिवार को पटना के स्ट्रैंड रोड स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी। इसके लिए हर एक जिले में पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की 10 से 12 लोकसभा सीटों पर पार्टी मजबूत तैयारी कर रही है। हालांकि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा ये अभी तय नहीं है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। हालांकि उन्होंने एनडीए के सीट बंटवारे में कितनी
और फिर कौन सी सीटें लड़ने के लिए मिलेगी, इस पर अनभिज्ञता जाहिर की है। जब वैसे तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 10 से ज्यादा सीटों पर लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, मगर बीजेपी जीतन राम मांझी की पार्टी को कितनी सीटें देगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एनडीए में अधिकतम 1 से 2 सीटें मिल सकती है, क्योंकि जेडीयू के अलग होने के बाद बीजेपी अपने दम पर 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के मोड में है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब महज कुछ ही दिन बच गए हैं। ऐसे में बिहार भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जब शनिवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी ने थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करके चुनावी शंखनाद किया है। गोपालगंज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 की लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि 33 सालों तक बिहार की जनता को महागठबंधन की सरकार ने ठगने का काम किया है, इसीलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और भाजपा का ही कोई एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बने, इसके लिए मां थावे वाली की से आशीर्वाद मांगे हैं। वहीं पर सम्राट चौधरी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर के कहा है कि सनातन धर्म के लोगों का सपना नरेंद्र मोदी की सरकार साकार कर रही है। सनातनी लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। राम 450 सालों तक टेंट में रहने के बाद भव्य मंदिर में जाएंगे। जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के साधु संतों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करा करके भव्य राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को एक दिवसीय बिहार दौरे पर आ सकते हैं। जब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। जब पीएम मोदी बेतिया में कई विकास कार्यों का शुभारंभ कर सकते हैं। जब सूत्रों के अनुसार वे 13 जनवरी को बिहार आएंगे। इस दौरान सुगौली में इंडियन ऑयल की परियोजना का शुभारंभ करेंगे। करीब 6,500 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई ये परियोजना बिहार के लिए बड़े सौगात के रूप में रहेगी। जब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जब उनका ये दौरा लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में एक बड़े चुनावी आगाज के रूप में देखा जा रहा है। करीब 1.5 साल बाद पीएम मोदी की ये बिहार दौरा हो रहा है। जहाँ माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले वे 3 बार बिहार के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे बेतिया, बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में भाजपा ने अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बड़ी योजना बना ली है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का परचम लहराने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई रैलियां करने वाले हैं। जब भाजपा सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। जब पीएम मोदी के लिए बेगूसराय, बेतिया और औरंगाबाद में जनसभा करने की योजना बिहार भाजपा ने बनाई है। वही अमित शाह भी 3 जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। जहां अमित शाह जनवरी और फिर फरवरी के महीने में सीतामढ़ी, मधेपुरा और फिर नालंदा में रैली कर सकते हैं। वहीं जेपी नड्डा भी इस दौरान बिहार में 3 से 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसमें सीमांचल के जिलों और पूर्वी बिहार के जिलों में जेपी नड्डा की जनसभा हो सकती है। जब वहीं सूत्रों की ओर से खबर मिली है कि पीएम मोदी 13 जनवरी को बिहार दौरे पर आ सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। जहां एक के बाद एक बैठकें हो रही है और फिर कई नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि अब तक इंडिया अलायंस के संयोजक और प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुना जाएगा, इसका फैसला नहीं किया जा सका है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी मांग इंडिया गठबंधन के सामने रख दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री IP सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। सपा प्रवक्ता के इस ट्वीट से इंडिया अलायंस की तरफ से चुने जाने वाले प्रधानमंत्री पद को लेकर की राजनीति बढ़ गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि देश भर के पटेल समाज और PDA ने तय कर लिया है कि पिछड़े वर्ग के पटेल श्री नीतीश कुमार जी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आपको बता दें कि IP सिंह ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार की तस्वीर है। इस तस्वीर में लिखा है कि यूपी और बिहार गया मोदी सरकार। दरअसल समाजवादी पार्टी ने PM पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया है। यह दरअसल इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान
टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने एक सुर में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री और संयोजक बनाए जाने की सिफारिश की थी। हालांकि खड़गे ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि पहले चुनाव हो जाए, इसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। खड़गे ने शनिवार को कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के नेता गठबंधन में पदों के आवंटन पर 10 से 15 दिनों के भीतर ही फैसला लेंगे। जब खड़गे की ये टिप्पणी तब आई जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले एक संयोजक चुन सकता है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के भीतर जेडीयू में इस बात को लेकर के नाराजगी बढ़ती जा रही है कि अभी तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। ऐसे में एनडीए को कड़ी टक्कर देने में समस्या खड़ी हो सकती है। यह जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं। अब उन्होंने कांग्रेस पर इशारों में ही सही लेकिन तीखा प्रहार किया है। विजय चौधरी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान इस बात को लेकर के इशारों में नाराजगी जताई है कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाने की वजह से समस्या हो रही है। विजय चौधरी जोर देकर के ये बात कह रहे हैं कि 23 जून 2023 को इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। इसके गुजरे लगभग 8 महीने होने को आए हैं, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से समस्या बढ़ सकती है। अभी भी जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर बात हो जानी चाहिए। विजय चौधरी ने कहा कि हम लोगों की शुरू से ही इस बात की इच्छा थी कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। जब विजय चौधरी ने संकेत दिया है कि बिहार में जदयू के पास लोकसभा की 16 सीटें हैं और इससे कम सीटें उसे स्वीकार नहीं हैं। जदयू इससे एक अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन सीट से भी समझौता नहीं कर सकती है। दोस्तों, बिहार में नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी। मुजफ्फरपुर के अहियारपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव में 2 मंजिला मकान के अंदर चल रहे नकली विदेशी शराब की फैक्ट्री का उत्पादन विभाग की टीम ने खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर पार्टी कर रहे 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। जब प्रभारी उत्पाद अधीक्षक अभिनव कुमार और फिर इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। शनिवार की रात 8 बजे से शुरू हुई कार्रवाई रात करीब 11 बजे तक जारी थी। इस दौरान एक पिकअप भी जब्त किया गया है। इसके अंदर रखे हजारों खाली बोतलें, कमरे के अंदर से शराब पैकिंग करने की सामग्री, 25 लीटर वाली स्प्रिट के 10 से अधिक खाली गैलन, रैपर, ढक्कन समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। मौके से जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है उनमें नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का सरगना भी शामिल है। करीब 5 कार्टून नकली विदेशी शराब भी जब्त की गई है, जो कि तैयारी कर रहा था। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश में बकरी पालन अब स्वरोजगार बनने की जा रहा है। जब बकरी पालन का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बीते कई दशक से चलते आ रहे हैं, वर्तमान में घरेलू एवं लघु कारोबार के रूप में विकसित हो रही है। जब छोटे रूप में बकरी पालन कार्य में महिलाएं जुड़ रही है। घरेलू महिलाएं घर का काम करने के बाद बकरी पालन में समय देती है। एक साल में एक बकरी 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बच्चा बड़ा होने पर वजन के अनुसार बेचती है। इस तरह सालाना 20 से 30 हजार रुपये अतिरिक्त आय कर लेती है। बकरी के लिए चारा की कमी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। जब बकरी पालन के लिए बैंक एवं विभाग से लोगों को ऋण भी दी जाती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में महिलाएं बकरी पालन योजना से अनभिज्ञ हैं। जब बकरी पालन को बढ़ावा देने की जरूरत है, साथ ही जागरूक करने की आवश्यकता है। आज भी ग्रामीण परिवेश में किसान वर्ग के लोग घरों में दूध के लिए गाय को पालते हैं। इसके साथ घर की महिलाएं 2-4 बकरियां भी पालती है। गाय के साथ बकरी की देखभाल आदि साथ हो जाता है। इसके लिए अलग से समय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कुछ महिलाएं सिर्फ बकरी पालती है। बकरी पालन को खास करके बुजुर्ग महिलाएं करती है। उन्हें बुजुर्ग अवस्था में जरूरत पड़ने वाली दवा आदि की आवश्यकता पूरी होती है। जब बकरी पालन से होने वाली बुजुर्ग और फिर असहाय महिलाओं के लिए संजीवनी साबित होता है। जब बकरी पालन महिलाओं के लिए एक ऐसे कार्य हैं, न ज़्यादा परेशानी है और न ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब दिन भर चारा आदि खाने के बाद शाम में बकरी को बाड़े में बांध कर रखा जाता है। बकरी पालन से फायदा के बारे में अगर बात किया जाए तो बकरी का दूध काफ़ी पौष्टिक एवं गुणकारी होती है। जहाँ इसके दूध के सेवन से डेंगू मलेरिया रोग से पीड़ित लोग जल्द ठीक होते हैं। जब कमजोर बच्चों को बकरी का दूध पिलाने से जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। बकरी का गोबर को लोग ठंड के दिन में बोरसी में भर करके आग का सेवन करते हैं। इसका असर काफ़ी गर्म होता है। आपको बता दूं कि बकरी पालन योजना को बिहार सरकार द्वारा
शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बकरी पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को बकरी फार्म खोलने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। बकरी पालन योजना का लाभ राज्य के बेरोजगार नागरिकों के साथ साथ किसान भी प्राप्त कर सकते हैं। बकरी फार्म खोलने के लिए बिहार सरकार द्वारा 10 बकरी 1 बकरा, 20 बकरी 1 बकरा, 40 बकरी 1 बकरा के आधार पर 2,45,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इनमें से सामान्य जाति के लोगों को सरकार द्वारा 50% अनुदान मुहैया कराया जाता है। जहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को 60% का अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करके बकरी फार्म खोलने के लिए अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के जमुई लोकसभा सीट से सांसद और फिर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को मधुबनी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि सिर पर कफन बांध करके निकला हूं, बिहार को विकसित बनाकर ही चैन का सांस लूंगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से ही बिहार में सबसे अधिक समय तक शासन करने वालों ने भी बिहार को बर्बाद किया है। जब बिहार में आज भी भ्रष्टाचार अपराध का बोलबाला है, इसे बिहार सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार को बदलने आया हूं और बिहार को बदल करके ही दम लूंगा। जब तक नहीं बिहार को बदलूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं सिर पर कफन बांध लिया हूं। हालांकि उन्होंने एक पहले नारा दिया था बहुत पहले ही, और ये इस नारे को लेकर कि वे आगे भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 से वंचित छात्रों की विशेष परीक्षा अप्रैल में होगी। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने से वंचित छात्रों की विशेष परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इन सभी छात्रों के लिए विशेष परीक्षा अप्रैल में होगी। जहाँ समिति इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी करने के एक सप्ताह बाद भी कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर देगा। समिति ने कहा है कि मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने से वंचित वैसे पंजीकृत छात्र जो कि स्कूलों और फिर कॉलेजों द्वारा आयोजित सड़क परीक्षा से में उत्तीर्ण है, यानी कि पास है, लेकिन शिक्षण संस्थान के प्रधान की लापरवाही के कारण उनका ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सका है, जिसके कारण वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। वैसे छात्रों को छात्र हित में अपवाद स्वरूप विशेष अवसर दिया जाएगा। समिति के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2024 तक तथा उनका परीक्षा फल मई में अथवा अधिकतम जून तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ऐसे छात्र उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसी सत्र में अपना नामांकन करा सके, उनके शैक्षणिक सत्र का नुकसान नहीं हो। ऐसे में छात्रों को मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2024 के अनुरूप परीक्षा फल श्रेणी के साथ प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि ये बिहार का सौभाग्य है कि राज्य का नेतृत्व एक इंजीनियर मुख्यमंत्री के हाथों में है। इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार ने पिछले 18 सालों में विकास की निरंतर नई ऊंचाइयों को छुआ है। जल संसाधन विभाग में 145 नए अभियंताओं की नियुक्ति से राज्य में तटबंधों की सुरक्षा और फिर सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की योजनाओं को नई गति मिलेगी। संजय कुमार झा शनिवार को अधिवेशन भवन पटना में आयोजित जल संसाधन विभाग में नियुक्त सहायक अभियंताओं के उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी। इसको लेकर के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 20 से 25 जनवरी के बीच यात्रा नहीं करने की अपील की है। अजमल ने कहा है कि बीजेपी मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लिए बेहतर है कि वे किसी भी तरह के कार्यक्रम से दूर रहें। इस दौरान 20 से 25 जनवरी के बीच ट्रेन, बस, कार आदि में यात्रा की योजना बनाएं। अजमल के इस बयान को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आड़े हाथों लिया। जब अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बदरुद्दीन अजमल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन और ओवैसी जैसे लोग समाज में एवं भारतवर्ष में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और सामाजिक स्मृरता पर आघात कर रहे हैं। यही वजह है कि आज बदरुद्दीन जैसे लोग एक खास समुदाय के लोगों को 20 से 25 जनवरी के बीच यात्रा करने से मना कर रहे हैं, जबकि भाजपा सर्वधर्म साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राम जन्मभूमि विवाद में वादी की भूमिका में रहे इकबाल अंसारी को जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया तो उन्होंने न्योता भी स्वीकार किया तथा पूजा में भी शामिल होने की बात कही है। लेकिन बदरुद्दीन एवं ओवैसी जैसे लोग मुसलमानों का कान भर करके बीजेपी के विरोध भड़काने का काम करते हैं एवं सामाजिक स्मृरता को पर लगा करके आघात
करते हैं। इन लोगों के द्वारा सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भड़का करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और फिर यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सभी धर्म के लोग पर विश्वास है। गिरिराज सिंह ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी प्रहार करते हुए कहा कि आज तेजस्वी यादव मंदिर में घंटा बजाने एवं रोजगार की बात कर रहे हैं, जबकि लोगों के बीच ये बात छिपी नहीं है कि तेजस्वी यादव ने कितने रोजगार बांटे हैं। दूसरी ओर वे उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ खुद भी स्वास्थ्य मंत्री हैं और पूरी स्वास्थ्य उनके हाथों में है, तो फिर उन्हें चाहिए कि हज भवन को अस्पताल में तब्दील कर दें, जिससे आम लोगों को सहूलियत भी होगी तथा पूरी व्यवस्था भी सुदृढ़ नजर आएगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जैसे लोगों के द्वारा सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न तरह के काम किए जाते हैं। देखा जाए तो उन लोगों के द्वारा हिंदुओं से नफरत करने की बात साफ झलकती है। ऐसा नहीं होता तो फिर वे इफ्तार पार्टी में शामिल होते, मगर किसी गरीब हिंदू को भोजन करने से भी परहेज करते। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी उठापटक चल रही है। बार बार जदयू में फूट की बात कही जा रही है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार जदयू में दो फार होने का दावा किया जाता है। जहां इन सब के बीच अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के तमाम विपक्ष सियासत में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। अब भला ऐसे में बिहार के नेता पीछे कैसे रह जाते हैं। जब बीते दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर के सियासी बयानबाजी की थी, इस पर जब भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने उन्हें घेरा तो फिर तेजस्वी यादव फिर पलटवार करने लगे। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कहा था कि जब आप बीमार पड़ेंगे तो मंदिर जाएंगे या अस्पताल। इसी को लेकर के भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेरा। इसे लेकर के जब मीडिया ने आरजेडी नेता से सवाल किया तो फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, वे क्या बोल रहे हैं इसे बेहतर नहीं जानेंगे। सुशील कुमार मोदी को तो पहला अपना भविष्य बताना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीते दिनों कहा कि आप लोगों को क्या दिया गया, जब बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे या फिर मंदिर जाओगे, भूख लगेगी तो मंदिर जाइएगा क्या, वहाँ तो दान देना पड़ता है उल्टे। आपको जब नौकरी मिलेगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। इस पर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव के परिवार के हाल ही के तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन यात्रा करके जिक्र करते हुए पूछा है कि वे वहां क्यों गए थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज भी खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। हम लोग अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। आने वाले 12 जनवरी को लाखों की तादाद में दूसरे चरण के नियुक्त शिक्षकों को राजकीय दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आगामी 21 जनवरी को राकेश टिकैत बिहार पहुंचेंगे और भूमि अधिग्रहण का और फिर मुआवजा को लेकर के खगड़िया में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होंगे। जहां बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया है कि आगामी 21 जनवरी को महेश खुंड से चौथम तक सभी किसान सैकड़ों ट्रैक्टर और बाइक के साथ सड़क पर उतरेंगे और अपनी मांगों को लेकर के सरकार को आगाह करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार हमारी ज़मीनें छीन लेना चाहती है, लेकिन सरकार के मंसूबे सफल नहीं होंगे। गैर मजरूआ खास ज़मीन हमारी है। जिस ज़मीन का हमारा लगान भरा गया है, तो फिर ये ज़मीनें बेलगान कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया है कि 21 जनवरी की रैली में ज़मीन मुआवजा के अलावे मंडी कानून के मुद्दे को भी शामिल किया गया है। सरकार NH 107 के लिए किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है, लेकिन जमीन के मुआवजा भुगतान का मामला विवाद में पड़ा हुआ है। किसान मुआवजे के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।